अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस की जो तारीख है वो उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तारीख। जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशन हैं जैसे ग्रीस, रोम, चाइना, उसमें भी हमें पॉलिटिकल साइंस नज़र आती है। लेकिन 19वीं सदी के बाद पॉलिटिकल साइंस को मुकम्मल तौर पे एक अलग एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर पढ़ाया गया, यानी मुकम्मल इसको फील्ड समझा गया। पहले इसको फ़िलासफ़ी और इखलाकियात के साथ या हिस्ट्री के साथ जोड़ के पढ़ा जाता था। लोग सियासत को या पॉलिटिकल साइंस को अलग फील्ड नहीं मानते थे। तो पहले पहले पॉलिटिकल साइंस फिलोसॉफिकल और नॉर्मेटिव थिंकिंग थी, लेकिन अब वो एक साइंटिफिक और अप्लाइड डिसिप्लिन या फील्ड बन चुकी है। आज के दौर में जब हम पावर या गवर्नेंस या माशरे को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम उसमें इखलाकियात को भी देखते हैं। हम उसमें एम्पेरिकल रिसर्च का भी सहारा लेते हैं, यानी साइंटिफिक मेथड्स का भी सहारा लेते हैं, जैसे इलेक्शन सर्वे वगैरह, और साथ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल साइंस के ज़रिए ही पता चलती हैं। तो अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री स्टार्ट होती है एंशिएंट ग्रीस से। एंशिएंट ग्रीस के अंदर दो लोग थे जिन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में बात की। उसमें सबसे पहले है प्लेटो और उसके बाद है अरिस्टोटल। यार, प्लेटो वो बंदा था, उसने अपनी एक किताब लिखी दी रिपब्लिक। उसमें उसने ना एक स्टेट यानी एक मुल्क को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। वो ये समझते हैं कि यार एक जो स्टेट है ना वो एक आइडियल और परफेक्ट होनी चाहिए, जिसमें किसी किस्म की कोई भी खराबी ना हो। वो यकीन रखते थे कि यार जो जो हुक्मरान हो ना, जो किंग हो, वो फिलासफर होना चाहिए या फिलासफर किंग होना चाहिए, और उसी को ही हुकूमत करनी चाहिए, क्योंकि वो समझदार भी होता है, वो इखलाकी तौर पे बिल्कुल ठीक भी होता है। यानी ये कहते हैं कि एक फिलासफर को ही हुक्मरानी करनी चाहिए, या अगर कोई किंग है तो उसको फिलासफर ही होना चाहिए, क्योंकि वो बंदा जो है ना उसको पता है इंसाफ क्या होता है, उसको पता है लोगों को हमने किस तरह बेनिफिट देना है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो प्लेटो साहब थे वो एक आइडियल प्रिंसिपल्स, यानी जो आइडियल जो नज़रियात हैं उसमें ज़्यादा ये बिलीव रखते थे। ठीक है जी। यानी कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने कभी बात नहीं की। ये हमेशा एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं जिसका हुक्मरान एक फिलासफर होना चाहिए, क्योंकि जो फिलासफर बंदा है उसको पता होता है इंसाफ क्या होता है, अच्छी चीज़ें क्या होती हैं, इखलाकियात क्या होती है। ठीक है जी। उसके बाद आ गए अरिस्टोटल। यार, अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। यार, ये वो बंदा है जिसने पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की कोशिश की और हमें बताया। उसने कहा भाई ये जो सियासत है ना, इसको साइंटिफिक मेथड से पढ़ने और समझने की कोशिश करो। ठीक है। तो इस शख्स ने हमें गवर्नमेंट के बारे में बताया, और ये वो बंदा था जिसने गवर्नमेंट की डिफरेंट क्लासिफिकेशन की, जैसे डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, मोनार्की। ठीक है। इसके अलावा इसने एम्पेरिकल और कंपैरेटिव मेथड्स इंट्रोड्यूस कराए। यानी ये अगर आप सियासत को समझना चाहते हैं तो इसने कुछ साइंटिफिक मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। और बाज़ औक़ात ये आर्गू भी करते थे कि मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, यानी जो इंसान है ना वो फितरतन एक सियासी जानवर है, एक सोशल एनिमल है। ठीक है जी। उसके बाद आती है रोमन्स की बारी। दोस्तों, रोमन रिपब्लिक जो था उसने क्या किया, प्रैक्टिकली तौर पे कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक मुल्क की नेशनैलिटी होती है, सिटीजनशिप होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है किसने बनाया? भाई रोमन्स ने। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, जो सियासत का सबसे अहम हिस्सा है, वो भी हमें रोमन्स ने ही दिया। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है कि जो हुकूमत की जो ब्रांचेज हैं तीन, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, इनकी अपनी अपनी हदूद हैं, इनकी अपनी अपनी पावर्स हैं, ये भी हमें किसने बताया? रोमन्स ने बताया। तो उन्होंने जो भी लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क दिया ना दोस्तों, वो आज भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। रोमन्स की भी पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। उसके बाद है मेडिवल पीरियड। ये मेडिवल पीरियड, जिसको यूरोप में मिडिल एजेस का भी ज़माना कहा जाता है दोस्तों, ये वो दौर है जिस दौर में सियासत के ऊपर मज़हब और चर्च का सबसे ज़्यादा असर रहा है। यानी जो हुक्मरान कोई भी हुक्म देते थे या मुल्क चलाते थे या कोई भी फैसले करते थे, तो उसके पीछे मजहबी तालीमात हुआ करती थी। यानी वो प्रैक्टिकली नहीं सोचते थे या सेकुलर नहीं सोचते थे। जैसे आजकल यूरोप ज़्यादातर सेकुलर है ना,
पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो जनाब एक शख्स थे सेंट ऑगस्टीन, उसने एक किताब लिखी सिटी ऑफ गॉड। उसमें पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि भाई धरती के ऊपर यानी दुनिया के अंदर या मुल्कों के अंदर जो हुकूमत बनती है या जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, उसका डायरेक्ट ताल्लुक है जनाब गॉड की अथॉरिटी से। यानी ये डिवाइन पावर है, यानी ये गॉड जो है ना, ये इसके ज़रिए ही मुल्क चल रहा है और इसके ज़रिए ही हुकूमत होनी चाहिए। यानी वो ये कहता था कि जितने भी हुक्मरान्स हैं, रूलर्स हैं, वो गॉड के बनाए हुए कवानीन को फॉलो करें। यानी गॉड ने जो कानून बनाया आपने वही इम्प्लीमेंट करना है। और वो ये कहता है कि एक किसी भी माशरे का जो बुनियादी पर्पज़ है वो स्पिरिचुअल है, रूहानियत है। यानी लोगों को अपनी ज़िंदगी जो है एक मुल्क के अंदर, स्टेट के अंदर गॉड की विल के ऊपर गुजारनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है थॉमस एक्वाइनिस। इसने पता है क्या किया? इसने क्या किया कि पॉलिटिकल थ्योरी को क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया, और इसने तो नेचुरल लॉ का एक आइडिया दिया। उसने कहा कि भाई कुछ बुनियादी इखलाकी प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो सबको फॉलो करना चाहिए। कोई भी हुक्मरान हो उसको नेचुरल लॉ को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा उसने जस्ट वार के बारे में बताया। उसने कहा है कि जब भी अगर आपने जंग करनी है तभी करनी है जब आप इखलाकी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त हों। इसके अलावा उसने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रूलर्स के बारे में बात की। उसने कहा जितने भी हमारे हुक्मरान हैं इनकी कुछ इखलाकी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, जिसमें है कि वो अच्छे से मुल्क चलाएं, वो लोगों को इंसाफ दें, लोगों का ख्याल रखें, उनको रिलीफ दें। ठीक है जी। सो कहने का मतलब है दोस्तों, जो ये मेडिवल पीरियड था ना, 5 से लेकर 15वीं सदी तक, इस दौर के अंदर सियासत के ऊपर मजहब का बहुत बड़ा असर था दोस्तों। उसके बाद आता है रेनेसांस का पीरियड, यानी कि 14th सेंचुरी से लेकर 16वीं सदी तक। दोस्तों इस दौर के अंदर पॉलिटिक्स जो है ना, वो थोड़ी बहुत सेकुलर होना शुरू हो गई। अब लोग सियासत को प्रैक्टिकली देखते थे कि प्रैक्टिकली जो चीज़ हमें अच्छी लगे हमने वही करना है, यानी प्रैक्टिकल जो हमें फ़ायदा हो वही। अब मज़हब का जो असर है पॉलिटिक्स पे यूरोप के अंदर वो कम होता जा रहा था। इसी ज़माने में एक शख्स आया था जिसका नाम है निकोलो मैकियावेली। इसने अपनी एक मशहूर किताब लिखी थी दी प्रिंस। उसमें उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था जिसका नाम है रियल पॉलिटिक। इसका मतलब यह है सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स या प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। यानी इसने कहा कि यार जो सियासत है ना भाई, ये प्रैक्टिकली होती है। इसने इखलाकियात को सियासत से बिल्कुल अलग कर दिया, मजहब को सियासत से बिल्कुल अलग करके रख दिया। इसने कहा जो हुक्मरान है ना, बस वो उसके बारे में सोचे कि यार कोई वो जो भी काम कर रहा है प्रैक्टिकली वो अपना मकसद हासिल करे। अब मकसद हासिल करने के लिए अगर वो थोड़ा रूथलेस भी हो जाता है, थोड़ा जुल्म भी करता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। यानी जो मैकियावेली साहब थे ना, वो जनाब प्रैक्टिस में ज़्यादा बिलीव रखते थे, प्रैक्टिकल जो अप्रोच है उसमें ज़्यादा बिलीव रखते थे। वो कहते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए आपको अगर इखलाकियात की कुर्बानी भी देनी पड़ रही है तो दे दे, कोई मसला नहीं है। सियासत ऐसे ही होती है, सियासत में इखलाकियात और मज़हब का कोई अमल लेन देन नहीं है। आप प्रैक्टिकल और सेकुलर सोचें, जो आपको चीज़ बेहतर लगे वो आप करें। जैसे आजकल कुछ कंट्रीज ऐसे ही कर रहे हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, वो दूसरे मुल्क के ऊपर हमला भी कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद 17वीं और 18वीं सदी का जब दौर आता है वो है इनलाइटनमेंट का। अच्छा दोस्तों उस दौर में ना अब लोग रीज़न का इस्तेमाल करते थे, यानी लॉजिक का इस्तेमाल करते थे। साथ में इंडिविजुअल राइट्स की बात होने लगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात होने लगी। यानी ये लोग कहते थे जो भी हुकूमत बनती है ना, उस हुकूमत का काम है कि लोगों को राइट्स दे, उनके हकूक़ का ख्याल रखे, और हुकूमत और आवाम के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब उसमें थॉमस हॉब्स की बात करें तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए किसी भी मुल्क में, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उस मुल्क के अंदर जो केओस हैं, जो झगड़े हैं, उनको वो रोके। यानी वो कहते हैं कि एक मजबूत हुकूमत होनी चाहिए किसी भी मुल्क में, ताकि वहाँ पे स्टेबिलिटी रहे, ताकि वहाँ पे अमन रहे, शांति रहे। उसके बाद है जॉन लॉक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाई नेचुरल राइट्स की बात की। उसने कहा यार कोई भी हुकूमत जब भी बने ना, वो अवाम की मर्जी से बने। हाँ जी, अवाम जिसको चाहे वो ही उसका हुक्मरान बने। ये किसने बात की? जॉन लॉक ने। उसके बाद है जॉन जैक रोसो की बात आती है। इसने जनाब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया। इसने कहा कि अवाम और हुक्मरान और मुल्क के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है,
और पॉपुलर सॉवरेंटी की बात की, इसका मतलब है कि अवाम जिसको पसंद करती है वही होना चाहिए, जिसको ज़्यादा वोट देती है उसी की ही हुकूमत होनी चाहिए। यानी अवाम जो चाहेगी वही होगा, जिस मुल्क में जो लोग रहते हैं उन्हीं की मर्जी चलनी चाहिए। उसके बाद है मोंटेस्क्यू, इसने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशल का। उसने कहा है कि भाई हुकूमत की ये जो तीन ब्रांचेज है ना, इनकी अपनी अपनी पावर्स हैं, इनकी अपनी अपनी हुदूद हैं, और ये अपनी अपनी हुदूद में रह के काम करें ताकि आपस में कोई झगड़ा ना हो, ताकि आपस में इनके बीच में कोई लड़ाई ना हो, ताकि हर चीज़ स्टेबल रहे और अपनी लिमिट में रहे। अच्छा जी, उसके बाद 19वीं और 20वीं सदी की बात आती है, तो इस दौर में क्या होता है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस को एक फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर जो है ना वो उसके ऊपर काम किया गया। अब ये एक मुकम्मल फील्ड बन चुकी है, और अब पहले इसको फिलॉसफी और हिस्ट्री के साथ पढ़ाया जाता था, अब ये मुकम्मल फील्ड हो चुकी है और अब इसके ऊपर रिसर्च होती है। इसमें 1880 के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सब पहली मरतबा पॉलिटिकल साइंस का एक डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद 1903 के अंदर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन बनाई गई, जिसका बुनियादी काम यह था कि सियासत को स्टडी किया जाए साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स, रिसर्च स्टैंडर्ड्स और इस तरह के एकेडमिक कोलैबोरेशन के बारे में बात की, और उसने बताया कि भाई अब आप पॉलिटिकल साइंस को सिस्टमेटिकली पढ़ा करें, देखा करें। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात की, यानी हर मुल्क में आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट सियासत होती है, उनका कंपैरिजन करना, फिर स्टैटिस्टिक्स देखना, फिर सिस्टमेटिक मेथड्स का इस्तेमाल करना, स्टडी करना कि एक हुकूमत किस तरह काम करती है, हुकूमत की क्या ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर किस बुनियाद पे तब्दील होता है, क्यों तब्दील होता है, लोग क्या मोहब्बत में वोट देते हैं, नफरत में वोट देते हैं, कारकर्दगी के बुनियाद पे वोट देते हैं, या किसी और, या मैनिपुलेशन हो जाती है, या उनको मैनिपुलेट किया जाता है, या बिरयानी की प्लेट पे वोट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक तरीके से पढ़ी जाती हैं अब, और इसके अलावा अब इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए। तो कहने का मतलब है कि 19वीं और 20वीं सदी में पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा फॉर्मल हो चुकी है, और अब ये साइंटिफिक डेवलपमेंट के तौर पर पॉलिटिकल साइंस एक एकेडमिक फील्ड हो चुकी है। अब लोग इसमें काम करते हैं, इसको सीखते हैं, इसको समझते हैं, और इसके ऊपर रिसर्च की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद मिड 20वीं सदी के अंदर अब जो पॉलिटिकल साइंस है ना, वो इंस्टीट्यूशन से हट के अब लोगों का बिहेवियर, अवाम का जो बिहेवियर, उसके ऊपर भी बात की जाती है। यानी कि वोटिंग पैटर्न, किस बुनियाद पे लोग वोट देते हैं, पब्लिक ओपिनियन किस तरह बनता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जो जो इलेक्शन है वो एक अलग साइंस है। इलेक्शन से कुछ दिन पहले अगर आप किसी बंदे को जो है ना नाजायज़ी तौर पे कोई सज़ा देते हैं या उसको कैद में डालेंगे, तो अवाम की उसके साथ हमदर्दी हो जाती है। अब चाहे फिर उसने अपने दौर में कोई काम ना किया हो, वो चाहे वो कामयाब ना हो, लेकिन हमदर्दी की बुनियाद पे लोग वोट देते हैं। हमारे यहाँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, तो उसके बाद जो हुकूमत बनी, अवाम ने जो है ना वो पीपल्स पार्टी को वोट दिया, हमदर्दी का वोट दिया। तो ये लोगों का वोट देना, लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर, अब इसके ऊपर ज़्यादा बात की जाती है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, सर्वे किए जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स किए जाते हैं, ठीक है ना। अब यानी कि लोगों का पॉलिटिकल जो बिहेवियर है उसको प्रेडिक्ट करने के ऊपर काम किया जाता है। अब जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव है, जो सियासी जमात सोशल मीडिया पे जितनी स्ट्रांग होगी, वो उतना ही लोगों को कन्विंस करेगी और लोग उसको उतना ही पसंद करेंगे। तो ठीक है, अब जो है ना पॉलिटिकल साइंस ये बिहेवियरलिज्म के अंदर आ गई है। अब जनाब ये देखा जाता है कि लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह काम करते हैं, लोगों का जहन या उनका रवैया किस तरह तब्दील होता है। अच्छा जी, अब अगर हम मौजूदा हिस्ट्री की बात करें, तो आजकल जो है ना भाई पॉलिटिक्स जो है ना वो ज़्यादा ही प्रैक्टिकल बन चुकी है। तो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके इर्द गिर्द हमारी सियासत घूमती है। मिसाल के तौर पर ग्लोबलाइजेशन है, वर्ल्ड इकानमी है, डिजिटल पॉलिटिक्स है, सोशल मीडिया, अब इसके इर्द गिर्द जनाब सियासत घूमती है। और आजकल तो आपको पता है कि आजकल बहुत सारी जंगें हो रही हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। तो सारी जंगों का मकसद है कि हर कोई अपना इंटरेस्ट देखता है। तो आज के दौर में जो सियासत है वो ज़्यादा ही प्रैक्टिकल बन चुकी है। हम अगर किसी भी मुल्क के साथ हाथ मिलाते हैं या उसके साथ ताल्लुकात बनाते हैं, इस बुनियाद पे नहीं बनाते कि उसका और हमारा मज़हब एक जैसा है या हमारे नज़रियात एक जैसे हैं। नहीं भाई, हम इसीलिए ताल्लुकात बनाते हैं क्योंकि हमें फ़ायदा मिलता है। अगले ने हमें गंदम देनी है, हमने उसको चावल देने हैं। अगले ने हमें गैस देनी है, हमने उसको ऑयल देना है। हम अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब है दोस्तों, आज के ज़माने में पॉलिटिकल साइंस जो है ना, अब ये एक डाइवर्स फील्ड है। डाइवर्स का मतलब है इसमें बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं,
ठीक है। अब इसके अंदर डेटा एनालिसिस भी किया जाता है, थ्योरीज और वैल्यूज का भी सहारा लिया जाता है। सो कहने का मतलब है आजकल जो पॉलिटिकल साइंस साइंटिस्ट है ना, वो गवर्नमेंट को भी स्टडी करते हैं, लोगों का बिहेवियर भी स्टडी करते हैं, और उस इन नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। सो कहने का मतलब है कि भाई पॉलिटिकल साइंस अब मुकम्मल तौर पर एक दासू किस्म की फील्ड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और इसमें इंसान का बिहेवियर भी आता है, हुकूमत किस तरह काम करती है, सरकार किस तरह बनाई जाती है, लोगों का पावर किस तरह हासिल की जाती है, ठीक है, और प्रॉब्लम को किस तरह हल किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सो दोस्तों, ये थी छोटी सी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैंने कोशिश की है कि इसको छोटा सा, यानी कि एक शॉर्ट वर्जन आपके सामने रखूं, ताकि क्वेश्चन भी आपका हो जाए और आपको वैसे भी नॉलेज मिल जाए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।